वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज हम सेशन नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस एंड लॉस असेसमेंट के बारे में है। 2 सेशन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिस ऑर्डर में हम आपको पढ़ा रहे हैं उसी ऑर्डर में आप ये सारे सेशंस देखिए, क्योंकि सारे सेशंस इंटरलिंक्ड हैं। और अब साथ में हमने जो इसके एमसीक्यूज हैं चैप्टर वाइज, वो भी डालने शुरू कर दी हैं। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना है, स्ट्रेंथन करना है, वीडियो देखिए। और उसके बाद जो एमसीक्यूज के लिंक दे रखे हैं, अभी इंश्योरेंस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। और गोइंग फॉरवर्ड आपको जो भी हमारे सेशंस आगे होंगे उसके भी वीडियोस, आपको एमसीक्यूज के लिंक चैप्टर वाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे। तो आप मोबाइल ऐप पे जाके वहां से भी निकाल सकते हैं, वहां से भी आप सब परचेज कर सकते हैं एमसीक्यूज के चैप्टर्स को। तो आप सीरीज में सारे वीडियोस पढ़िए और उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं वो करिए, ताकि रिवाइज आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज होते रहें और आप जल्दी जल्दी एग्जाम पास कर सकें। तो देखिए पूरा सिलेबस है। ये पहला हम प्रिंसिपल ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट और ये इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, हम सारा कवर कर चुके हैं सेशन नंबर 1 और 2 के अंदर, 1 एंड 2 के अंदर। आज हम बात करेंगे फायर पॉलिसीज के बारे में। तो जनरली जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, और एक क्वेश्चन फायर इंश्योरेंस के अंदर से भी आपको आना की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं यहाँ पे। बाकी इसमें से केस स्टडी भी आ जाती है, एग्जाम्पल भी आते हैं। तो हम आगे इसमें आने वाले सेशंस में बात करेंगे उनके बारे में। तो देखिए पहला बात करते हैं कि फायर इंश्योरेंस है क्या। सो इट इज ए इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट which takes place against fire and other risks which are mentioned in the fire insurance contract. Following are the types of risk of fire policies. तो बेसिकली फायर इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फायर और उसके उससे लिंक जो रिस्क हैं उसको कवर करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हम बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फायर इंश्योरेंस, और एक फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो बेसिकली फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये जो मेजर टाइप इसकी है, ये एग्रीड वैल्यू पॉलिसी, स्पेसिफिक पॉलिसी, एवरेज पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी, कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी एंड रीस्टेटमेंट पॉलिसी। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन 99% इन टाइप ऑफ पॉलिसीज के अंदर से ही आएगा कि ये कौन सी पॉलिसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक है, किस तरह से है। तो आप अगर ये आप समझ लेंगे तो मोस्ट बुरी बुरी संभावना है कि आपको इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है। 50-60% चांस है कि आपको इसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। पहली जो बेसिकली पॉलिसी है, एग्रीड वैल्यू पॉलिसी। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या है कि जिस समय पॉलिसी ली जाती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट, एग्रीड अमाउंट उस समय डिसाइड कर लिया जाता है। तो जैसे कि आइटम्स होगी, ज्वेलरी, पेंटिंग एक्सेट्रा, तो उनका लॉस करने की, लॉस होने की, पेंटिंग का आप कैसे वैल्यू निकालेंगे, क्या वैल्यू थी उसकी, तो वो निकालना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड किया जाता है कि साहब ये हमने एग्रीड अमाउंट है कि हमने 10,000 की पेंटिंग मान ली, तो उसकी वैल्यू क्या है, कैसे है, वो सब क्वेश्चन खत्म हो गए सारे। तो अगर वो डैमेज हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसको फायर की वजह से खराब हो जाती है, वो पेंटिंग खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उस केस में 10,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देगी। तो इसमें अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट और जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी की बात करी थी हमने सेशन नंबर 1 के अंदर, और जो कि बोलता है कि इंश्योरेंस कंपनी लोअर ऑफ एक्चुअल लॉस और सम इंश्योर्ड विच एवर इज लोअर, दोनों में जो कम होगा उसके ऊपर वो वैल्यू देगी। और जो बेसिकली जो एग्रीड वैल्यू है, जो वैल्यू आपने और इंश्योरेंस कंपनी ने म्यूचुअली एग्री करी है इंश्योरेंस कवरेज के लिए किसी आइटम के ऊपर, वो हो सकता है कि मार्केट वैल्यू जिस समय वो लॉस हुआ उस समय की जो मार्केट वैल्यू है, जो कि नॉर्मली क्लेम मिलता है, तो उससे कम भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। तो एग्रीड वैल्यू बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एक अमाउंट डिसाइड हो जाएगा जिस टाइम पे इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है, और उतना ही अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल लॉस और मार्केट वैल्यू वो इंश्योरेंस कंपनी उसको पे करती है। स्पेसिफिक पॉलिसी, इस पॉलिसी में क्या है कि रिस्क जो रहता है, दैट इज इंश्योर्ड फॉर ए स्पेसिफिक सम, एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए आपको इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। तो इसके अंदर क्या है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो दैट विल पे अप टू अ स्पेसिफिक अमाउंट इवन इफ द असेट इज अंडर इंश्योर्ड। तो अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन इसमें नहीं लगेगा, तो एक सर्टेन अमाउंट तक इसमें आपको क्लेम मिल जाएगा। एग्जाम्पल की तरह देखते हैं जरा इसको। मान लीजिए एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी है 50,000 रुपए की, जिसमें कि प्रॉपर्टी की ये कीमत है वो 80,000 रुपए, मार्केट वैल्यू 80,000 रुपए है।
और इंश्योरेंस पॉलिसी, स्पेसिफिक इंश्योरेंस पॉलिसी ली गई है 50,000 रुपए की। तो अगर मान लीजिए इस केस में लॉस 40,000 रुपए हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो कंपनी 40,000 रुपए देगी। अगर लॉस 50,000 रुपए हुआ तो 50,000 रुपए देगी। अगर लॉस 60,000 रुपए हुआ तो 50,000 रुपए देगी। राइट। तो पिछले वाले केस में क्या था कि आपका लॉस कितना मर्जी हो, जो एग्रीड अमाउंट था वो मिल रहा था। इस केस में टू है, तो मतलब कि एक्चुअल लॉस और स्पेसिफाइड अमाउंट विच एवर इज लोअर। तो ये आपको स्पेसिफिक पॉलिसी की कैरेक्टरिस्टिक। कभी कभी एग्जामिनर आपको एग्जाम्पल के रूप में एक बना के देगा, छोटा सा केस, और उसके अंदर आपको ये स्पेसिफिक पॉलिसी या एवरेज पॉलिसी या इसकी पॉलिसी के बारे में पूछ लेगा। और कभी कभी ये टाइप ऑफ पॉलिसी आपको लिखी रहेगी केस स्टडी के अंदर भी। अगर इंश्योरेंस के अंदर से केस स्टडी आई है तो आपको फिर वो बोल देगा कि सब स्पेसिफिक पॉलिसी है। आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब क्या है, या एवरेज पॉलिसी है, वो पॉलिसी का टाइप देगा आपको, या री पॉलिसी है। तो आपको पॉलिसी समझा दी उसने कि ये पॉलिसी का नाम है। आपको अगर पता ही नहीं है कि ये पॉलिसी काम कैसे करती है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, आप उस केस स्टडी को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप सारी पॉलिसीज को क्रमबद्ध तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को समझें। थर्ड टाइप जो है वो एवरेज पॉलिसी कहलाती है। इसमें एवरेज क्लॉज रहता है। तो एवरेज क्लॉज के ऊपर काफी टाइम मैंने क्वेश्चन देखा है एग्जाम में आते हुए। और इस पॉलिसी में एक एवरेज क्लॉज रहता है। एवरेज क्लॉज का मतलब क्या है कि अगर प्रॉपर्टी अंडर इंश्योर्ड है तो प्रोपोर्शनेट क्लेम मिलेगा। करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए एक पॉलिसी है, सेम एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपए की पॉलिसी है और प्रॉपर्टी वैल्यू जो है वो 80,000 रुपए है। तो अंडर इंश्योरेंस हो गई, 80,000 की मार्केट वैल्यू है और 50,000 की पॉलिसी है। तो मान लीजिए लॉस 40,000 रुपए का होता है इस केस में। राइट। तो स्पेसिफिक पॉलिसी के 40,000 मिल जाते पूरे। इस केस में ऐसा नहीं है। तो इस केस में क्या है कि 40,000 का लॉस हुआ। अब क्योंकि 50,000 का पॉलिसी ली गई जबकि मार्केट वैल्यू 80,000 रुपए थी, तो अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट इसमें निकल के आएगा 50,000 रुपए डिवाइड बाय 80,000 रुपए। तो ये जो फैक्टर आएगा, जो भी परसेंटेज बनता है, कितने परसेंटेज अमाउंट का उसमें कवरेज लिया गया, या अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट, दैट इज व्हाट इट एक्सप्लेन्स, उसको लॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अमाउंट निकल के आएगा। तो इस केस में क्या है, दिस इज द अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट। जहां मेरा ये देखिए रेड रेड कर्सर है, 50,000 रुपए डिवाइड बाय 80,000 रुपए, तो ये आपका आ गया इंटर इंश्योरेंस कोशिएंट। एक्चुअल लॉस 40,000 रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि जितना परसेंटेज का आपने मेरे से कवरेज लिया था उतने परसेंट ऑफ जो लॉस है उतना मैं पे करूंगी आपको। तो 40,000 का जो प्रोपोर्शनल अमाउंट बनता है अंडर इंश्योरेंस कोशिएंट से मल्टीप्लाई करने के बाद, वो बनता है 25,000 रुपए। तो ये हो गया एवरेज पॉलिसी का मतलब। फ्लोटिंग पॉलिसी, फ्लोटिंग पॉलिसी इज टेकन अप टू कवर, टेकन अप टू taken up to cover the risk of goods lying at different places. The goods should belong to the same person only, and the average clause is always applicable to these policies. तो देखिए दो बातें हैं इसमें। अगर फ्लोटिंग पॉलिसी उसने बोल दिया तो वो एवरेज पॉलिसी तो है ही, मतलब एवरेज क्लॉज तो उसके अंदर है ही। अंडर इंश्योरेंस क्वेश्चन वाला जो फैक्टर है वो लगना है आपको, ये हमेशा याद रखना है, पहली चीज। उसके बाद जो गुड्स हैं जिसके अंदर, जो जिस भी गुड्स के लिए वो इंश्योरेंस लिया गया है, वो एक आदमी के नाम पे होनी चाहिए, मल्टीपल आदमी के नाम पे नहीं हो सकती। लेकिन जो रॉ मटेरियल है वो मल्टीपल जगह पे हो सकता है। दीज पॉलिसीज आर यूजफुल फॉर बिजनेसमैन हु डील्स इन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड गुड्स लाई इन वेयर हाउस एट वेरियस लोकेशन। तो बहुत सारी कंपनीज के बिजनेस मॉडल होते हैं कि उनके मल्टीपल वेयर हाउसेज होते हैं एक कंपनी के, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। तो वो एक पॉलिसी दे लेते हैं कि हमारे 10 जगह वेयर हाउसेज है और ये हमारा जो ये मटेरियल है वो कहीं भी हो सकता है। राइट। या फिर मान लीजिए वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करता है, तो माल भेज रहे हैं, माल आ रहा है, गुड्स आ रही हैं, तो उसके लिए उनको जो भी कवरेज चाहिए तो वो कि वो मूव कर रहा है एक जगह पे, फिक्स नहीं है आइटम। क्योंकि जब भी इंश्योरेंस ली आती है फायर इंश्योरेंस, तो उसके अंदर लोकेशन मेंशन करनी जरूरी होती है। द प्रीमियम चार्ज इज जनरली द एवरेज ऑफ द प्रीमियम दैट वुड हैव बीन पेड इफ स्पेसिफिक पॉलिसीज वुड हैव बीन टेकन फॉर ऑल दीज गुड्स। तो मतलब एक
मतलब कैलकुलेशन अंडरराइटिंग का ये थोड़ा सा बात है कि जो एवरेज प्रीमियम आता है, जो स्पेसिफिक पॉलिसी अगर इशू होती है, हर एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी अगर हर एक गुड के लिए इशू करते, तो इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करती है हर एक गुड के लिए, और सिंस हम अब मल्टीपल गुड्स के लिए इंश्योरेंस इशू कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा उसको एवरेज आउट करके उसको उसके बेस पे उसका प्रीमियम डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। बेसिकली अब ये हमने जो पॉलिसी की बात करी, इससे पहले वो सारी फायर को कवर कर रही थी। तो इसमें क्या है कि खाली फायर ही नहीं बल्कि बाकी सब टाइप के रिस्क भी कवर कर लेती है। तो ये मतलब ऑल इंक्लूसिव पॉलिसी होगी काइंड ऑफ, कि इसके अंदर मल्टीपल टाइप के रिस्क इंक्लूडिंग फायर, फायर भी उसमें एक पार्ट रहेगा, बट फायर के अलावा बाकी जो ऐसे हो गया एक्सप्लोजन, लाइटनिंग, बर्गलरी, रॉयट्स, लेबर डिस्टरबेंसेस, जो और बाकी जो रिस्क होते हैं, वो भी इसमें काफी हद तक कवर हो जाते हैं। और सिंस इसमें ज्यादा रिस्क कवर होते हैं, इसलिए इसको ऑल रिस्क पॉलिसी भी कहते हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी एंड ऑल रिस्क पॉलिसी दोनों एक ही बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है उसके अंदर। कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी, मान लीजिए एक फैक्ट्री में आग लग गई, तो उसके बाद प्रोडक्शन रुक जाएगी उसकी, ठीक है, और सिंस फैक्ट्री का किराया चलता रहेगा, और बाकी जो फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री की लेबर है, मैनेजमेंट फी है, सैलरीज हैं, या और कोई प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इंश्योरेंस कॉस्ट है, वो सब फिक्स्ड एक्सपेंसेस चलेंगे चलेंगे उसके। तो अब जब फैक्ट्री में जब काम नहीं हो रहा है, तो फिक्स्ड एक्सपेंसेस कहाँ से कवर होंगे? राइट। तो ये बेसिकली जो भी ये खर्चे आ रहे हैं, और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो सिंस अब इस केस में क्या है कि अगर फायर की वजह से कुछ लॉसेस होते हैं किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, तो ये कॉन्सिक्वेंशनल लॉस पॉलिसी उन लॉसेस को कवर करती है। कॉन्सिक्वेंशनल से आपको याद रखना है कि लॉसेस विच हैपन एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फायर। तो अगर कोई भी लॉसेस है कॉन्सिक्वेंट एज ए कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फायर, तो वो कॉन्सिक्वेंशनल लॉसेस पॉलिसी जो रहेगी वो उसको कवर कर देगी और पे करेगी। इसमें आपने ध्यान ये रखना है कि जो लॉस है, लॉस बेसिकली जो कैलकुलेशन रहती है इसके अंदर, तो वो लॉस ऑफ सेल्स के बेस पे बनती है। तो इसमें कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट जो है वो किसके बेसिस पे कैलकुलेट होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, लॉस ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने ध्यान रखना है इसमें कि लॉस ऑफ सेल्स के बेस पे आपके जो फैक्ट्री है, जो फायर के जो वजह से नुकसान हुआ है, कॉन्सिक्वेंशनल लॉसेस जो है, वो लॉस ऑफ सेल के बेस पे निकाले जाते हैं। एंड लास्ट है आपका री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है, एग्जाम में केस स्टडी में कभी कभी मतलब मेजोरिटी टाइम आया था ये वाला क्वेश्चन। तो अंडरराइटर प्रोवाइड्स कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द प्रॉपर्टी माइनस अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन टिल डेट। तो नॉर्मली जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, तो वो जब भी जिस समय लॉस होता है, जब भी फायर लगेगी, तो फायर या नुकसान होने से जस्ट पहले जो उस असेट की मार्केट वैल्यू होगी, वो उसके बेसिस पे एक लॉस असेसमेंट होता है उसका। तो मतलब क्या हुआ कि आपने 100 रुपए की चीज ली थी 5 साल पहले, आज की डेट में उसकी वैल्यू मान लीजिए जो भी है, मतलब चलो 100 रुपए हो गया। तो उसमें मान लीजिए 5 साल के बाद, आज अब उसमें फायर लग गई, तो 5 साल के बाद मान लीजिए 30 रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया उसके अंदर। तो कंपनी ये बोलेगी कि 70 रुपए की वैल्यू थी उसकी आज की डेट में, तो 70 रुपीज के हिसाब से उसकी जो लॉस है वो कंपनी एसेस करेगी। सारा जो मैथमेटिक्स होगा वो सारा इसके बेस पे होगा। लेकिन अगर आपने री इंस्टेटमेंट पॉलिसी ली है, तो फिर जो डेप्रिसिएशन वाला फैक्टर है वो हट जाएगा। तो वो 70 रुपए 70 रुपीज नहीं मानेगी उसको, उसकी वैल्यू 100 रुपए ही मानेगी। तो डेप्रिसिएशन की जो डिडक्शन है वो री इंस्टेटमेंट पॉलिसी में नहीं लगानी है। अगर एग्जामिनर ने बोल दिया है कि जो केस स्टडी में अगर आपको आ रहा है कि री इंस्टेटमेंट पॉलिसी है, तो आपको फिर डेप्रिसिएशन वाला उसमें से फैक्टर नहीं निकालना है। अभी आने वाले कुछ सेशंस में हम इसके एग्जांपल्स और केस स्टडी भी देखेंगे इसके ऊपर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कंडीशंस क्या हैं, कि आपको फायर इंश्योरेंस क्लेम लेने के लिए क्या क्या कंडीशन है। दो कंडीशन होती है मुख्यतः इसमें। पहला, एक तो एक्चुअल लॉस होना चाहिए, आग लगने के बाद एक्चुअल लॉस होना चाहिए। और सेकंड, जो फायर लगी है वो एक्सीडेंटल होनी चाहिए और इंटेंशनल नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जानबूझ के आग लगा दी उसके अंदर, या फिर आपने आग लगाई लेकिन लॉस नहीं हुआ कुछ। तो खाली आग लगने से पैसे नहीं मिलेंगे। लॉस एक तो अनइंटेंशनल फायर होना चाहिए, जानबूझ के किसी ने आग नहीं लगाई, और एक्सीडेंटली होना चाहिए, और साथ में उसमें एक्चुअल लॉस भी होना चाहिए। पीरियड कितना होता है? फायर इंश्योरेंस क्या है, वो हमेशा 1 साल के लिए ही होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि फायर इंश्योरेंस का मैक्सिमम पीरियड जो है, मैक्सिमम मिनिमम पीरियड वो है 1 ईयर का होता है। तो उसके बाद हर साल के लिए वो रिन्यू की जाती है।
पेमेंट्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी प्रीमियम, तो जो प्रीमियम है वो लमसम भी पे कर सकती है कंपनी, और वो इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकती है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी है, वो इंस्टॉलमेंट भी उसको बना सकती है। देखिए, अब ये जो इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये मेजरली 4 चीजें कवर करती है: बिल्डिंग, मशीनरी और उसकी एक्सेसरीज, स्टॉक एंड स्टॉक इन ट्रेड, जो मटेरियल आपके यहाँ पहुंच गया या फिर आपने माल बेच दिया और रास्ते में है, ट्रांजिट में है, या खरीदा हुआ आपने रास्ते में है। कंटेंट्स इंक्लूडिंग फर्नीचर, तो अगर कुछ भी उस बिल्डिंग के अंदर फर्नीचर है और बाकी कंटेंट्स है, वो भी इसमें कवर होते हैं। बेसिकली देखिए, एक होता है कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल इंश्योरेंस पॉलिसी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं SFSP। तो अब इसमें क्या है कि ये जो पॉलिसीज हैं, ये डिजाइन की जाती हैं जस्ट टू कवर लॉस एंड डैमेज टू बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी विद एक्सेसरीज, स्टॉक विद वर्क इन प्रोग्रेस, कंटेंट्स इंक्लूडिंग फर्नीचर एटसेट्रा ड्यू टू फायर एंड एक्ट ऑफ गॉड पैरिल। तो इसमें फायर और गॉड पैरिल, दोनों इसके अंदर पैरिल्स, जो भगवान की वजह से जो बाकी एक्ट ऑफ गॉड है, वो ये अगर नुकसान आ जाता है तो वो इसमें कवर हो जाते हैं। क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, टाइफून है, टोर्नेडो है, मतलब आग लग जाए, बुश फायर हो जाए, एयरक्राफ्ट डैमेज, कोई एयरक्राफ्ट उस पर अटैक कर जाए, राइट, रॉयट्स हो जाएं, कोई मेलिशियस डैमेज, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं RSMD, रॉयट स्ट्राइक मेलिशियस डैमेज। तो ये RSMD की फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में इसी के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RSMD। कभी कभी भी एग्जाम पूछता है कि SFSP की फुल फॉर्म क्या है, फिर पूछेगा STFI की फुल फॉर्म क्या है, तो आपने ये ध्यान रखने हैं। RSMD वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कई बार देखा एग्जाम में इसको आते हुए, और SFSP भी कॉमनली आता है। तो इम्पैक्ट ऑफ एनी रेल रोड व्हीकल के अटैक, उस पर टक्कर मार जाए उसके ऊपर कोई, बर्स्टिंग एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ वाटर टैंक्स, कोई पानी की टंकी में से पानी निकल आया उसकी वजह से नुकसान हो जाए, पॉल्यूशन और कंटेमिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द अबव पैरल्स, जो ऊपर के जो हमने बातें करी हैं, इनके अंदर से कुछ जो भी बैरल्स हैं, इसके अंदर से कोई पोल्यूशन कंटामिनेशन हो जाए उसके अंदर, लाइटनिंग, एक्सप्लोजन, इम्प्लोजन, लीकेज फ्रॉम ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर इंस्टॉलेशन, स्ट्रॉम, टेम्पेस्ट, फ्लड, इनंडेशन, हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, टोर्नेडो, सब्सिडेंस, सिंकिंग ऑफ एन एरिया ऑफ लैंड, मतलब जमीन धस जाए वहां पे, लैंडस्लाइड हो जाए कहीं पे, या रॉक स्लाइड हो जाए, एनी इंश्योर्ड peril रिजल्टिंग फ्रॉम पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन। तो ये सारे के सारे जिसमें जो फायर एंड स्पेशल पेरिल्स और जो बेसिकली एक्ट ऑफ गॉड पेरिल है, वो इसमें इस पॉलिसी में कवर होते हैं। तो अब ये ध्यान रखना आपने, ये एग्जाम में क्वेश्चन इसके अंदर से भी आता है, कौन कौन चीजें एक्सक्लूडेड है इसके अंदर से। तो अब इसमें क्या है कि जैसे कि आइटम्स है, जैसे कि बुलियन, प्रीशियस मेटल वगैरह हो गए, और जिनकी वैल्यू 10,000 से ऊपर की है अगर, तो वो इसके अंदर कवर नहीं होते। अप टू 10,000 तक की ही जो भी ड्राइंग्स, प्लान्स, सिक्योरिटीज, ऑब्लिगेशंस, डॉक्यूमेंट्स कुछ अगर है, स्टैम्प, कॉइन, पेपर वगैरह, चेक, अकाउंटिंग बुक्स, वो कंप्यूटर रिकॉर्ड वगैरह, वो 10,000 रुपए तक ही कवर है। अगर अनटिल अनलेस कंपनी ने स्पेशल, अपने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते समय स्पेसिफिकली बोल के उसको इंक्रीज करवाया है, ज्यादा अमाउंट के लिए आपने ले रखी है तो अलग बात है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट वो 10,000 रुपए तक का ही कवरेज देते हैं इसमें। कोल्ड स्टोरेज स्टॉक ड्यू टू चेंज ऑफ टेम्परेचर, तो ये भी नॉर्मली कवर नहीं होता, लेकिन अगर एज ए एड ऑन आपने लिया हुआ है तो फिर वो कवर उसमें हो जाएगा, बट नॉर्मली वो कवर नहीं रहता है इसके अंदर, स्टैंडर्ड पॉलिसी के अंदर। लॉस और डैमेज ऑफ बॉयलर्स, economizers and other vessels, machinery और apparatus in which steam is generated। तो बॉयलर्स का ध्यान रखिएगा आप, कि ये बॉयलर वर्ड है, अगर बॉयलर का लॉस और डैमेज हो जाता है तो वो भी इसमें कवर नहीं होता है, राइट। बट ये अगेन, अगर एक्स्ट्रा पेमेंट करिए तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करके फिर आप ऐड करवा सकते हो उसको, नॉर्मल पॉलिसी में कवर नहीं होता है। उसके बाद ये भी हमने वर्ड देखा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लॉस कॉज्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आउटवर्ड फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी। तो ये स्टैंडर्ड पॉलिसी में कवर नहीं होता। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आपका लॉस ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आउटवर्ड फोर्स इज कवर्ड, नॉट कवर्ड, स्टैंडर्ड पॉलिसी कैन बी एडेड टू ऑन एक्स्ट्रा पेमेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद लॉस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट्स पार्ट ड्यू टू ओवर रनिंग एक्सेसिव प्रेशर।
शॉर्ट सर्किटिंग, सेल्फ हीटिंग, शॉर्ट सर्किटिंग इसमें कवर नहीं होगी, सेल्फ हीटिंग और लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्लूडिंग लाइटनिंग। तो अब ये वाला जो रिस्क है ये भी कवर नहीं होता स्टैंडर्ड पॉलिसी में। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसको आप पेमेंट दे के भी कवर नहीं कर सकते। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि बाकी जो कवर थे इससे पहले हमने बात करी वो स्टैंडर्ड पॉलिसी में कोई कवर नहीं होता, लेकिन वो एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप कवर कर पा रहे थे। लेकिन ये जो लास्ट जो इसमें रिस्क है वो एक्स्ट्रा पेमेंट देने के बाद भी कवरेज नहीं होता, तो एक ही ऐसा रिस्क है ये। उसके बाद पैरल्स कौन कौन से कवर्ड नहीं है एस एफ एस पी पॉलिसी के अंदर। एक तो अर्थक्वेक, वोल्केनो, वोल्केनिक इरप्शन, ये एग्जाम में ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन काफी कॉमनली आ जाता है। फिर फॉरेस्ट फायर, लॉस बाय स्पॉइलेज रिजल्टिंग फ्रॉम रिटाट्रिएशन ऑफ अ प्रोसेस कॉज्ड बाय ऑपरेशन ऑफ एन इंश्योर्ड पैरल्स, वॉर हो जाए उसके उसकी वजह से, न्यूक्लियर एंड अलाइड पैरल्स, पॉल्यूशन और कंटामिनेशंस, अगर इस तरह इसकी वजह से कुछ अगर है वो भी कवर नहीं होगा इसमें। उसके बाद एयरक्राफ्ट डैमेज राइजिंग आउट ऑफ प्रेशर वेव्स, राइट, तो वो भी इसमें कवर नहीं है। लॉस ऑफ थेफ्ट ड्यूरिंग और आफ्टर द ऑकरेंस ऑफ इंश्योर्ड पैरल, तो अगर कोई चोरी होती है उसके बाद, इंश्योर जो भी पैरल इंश्योर्ड है उसके बाद अगर चोरी हो जाती है, लोग आके चोरी करना शुरू कर देते हैं सामान, तो वो कवर नहीं है। कोस्टल एंड रिवर इरोजन, तो ये भी इसकी वजह से ये जो पैरल है ये भी इसमें कवर नहीं है। RSMD, riot, strike, malicious damage, losses arising out of total or partial cessation of work, तो ये कवर नहीं है इसके अंदर। परमानेंट और टेम्पररी डिस्पोजिशन रिजल्टिंग फ्रॉम ऑर्डर ऑफ कोर्ट, परमानेंट और टेम्पररी डिस्पोजिशन रिजल्टिंग फ्रॉम अनलॉफुल ऑक्यूपेशन ऑफ बाय एनी पर्सन, थेफ्ट, लार्सेनी, लार्सेनी का मतलब क्या हो गया, थेफ्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और ओमिशन बाय एनी पर्सन इन एन मलेशियस एक्ट। तो बेसिकली जो आरएसएमडी की अगर हम बात करें, आरएसएमडी की फुल फॉर्म पे ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, और आरएसएमडी के अंदर अगर लॉसेस इन फैक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, तो फिर हालांकि मेरे एग्जाम में जो देखा है वो ये वाला पॉइंट देखा है बहुत कॉमनली, थेफ्ट, लार्सेनी, ओमिशन बाय एनी पर्सन, तो इस पे क्वेश्चन बाय इन एन मलेशियस एक्ट, तो इसके ऊपर क्वेश्चन मैंने कभी कभी देखा है। और पर ये आपने ध्यान रखना है कि इन चार फैक्टर की वजह से अगर आरएसएमडी लॉस हो रहा है तो फिर वो तब भी कवर नहीं करेगा उसको। उसके बाद 5% ऑफ ईच क्लेम सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज रिजल्टिंग फ्रॉम लाइटनिंग, STFI एंड सब्सिडेंस, लैंडस्लाइड, रॉक स्लाइड, एक्ट ऑफ गॉड पेरल, तो ये भी कवर नहीं है। करेक्ट। तो 5% का जो एक डिडक्शन नॉर्म्स रहता है इसमें, 5% तक का क्लेम आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ेगा, मिनिमम 10,000 या 5% ऑफ द एक्चुअल लॉस और क्लेम, or 10,000 whichever is lower, sorry whichever is higher, minimum 10,000। ठीक है, तो आपने बेसिकली ये 10,000 का फिगर याद रखिए कि 10,000 तो मतलब अपनी पॉकेट से पे करना ही है कम से कम, 10,000 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर पैरल्स। तो अगर पैरल्स में लॉस हो रहा है एस एफ पी के अंदर, तो 10,000 तो पॉकेट से देना ही देना है आपको, ये अगर पैरल्स में हो रहा है। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन आर्किटेक्ट्स, सर्वेयर, कंसल्टेंट, इंजीनियर फी इन एक्सेस ऑफ 3% ऑफ क्लेम अमाउंट, तो 3% तक का आपको जेब से देना है, उसके ऊपर का मिल जाएगा। रिमूवल ऑफ डेबरीज इन एक्सेस ऑफ 1% ऑफ क्लेम अमाउंट, 1% का पॉकेट से पे करना है। देन लॉस ऑफ अर्निंग, लॉस बाय डिले, लॉस ऑफ मार्केट, और अदर कॉन्सिक्वेंशनल और इनडायरेक्ट लॉस और डैमेज ऑफ एनी काइंड इफ बिल्डिंग इंश्योर्ड और बिल्डिंग कंटेनिंग द इंश्योर्ड एसेट रिमेन अनऑक्यूपाइड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 30 days, तो वो भी आपके लॉसेस कवर नहीं होंगे इसके अंदर। लॉस और डैमेज कॉज्ड टू इंश्योर्ड एसेट by its own fermentation, natural heating or spontaneous combustion, loss of damage caused to insured asset by its undergoing any heating or drying process। तो देखिए सारा कुछ याद रखना मुश्किल है, आप इसमें मोटा मोटा ध्यान रख लीजिए कि ये जो भी जो मेजर आपके जो है इसमें है, STFI, एक्ट ऑफ गॉड पैरल्स जो हैं, और जो आपके बाकी जितने पैरल्स हैं सबका 10,000 तो कम से कम पॉकेट से पे करना ही है। और अगर ये वाले जो स्पेसिफिक
है तो 5% का फिगर उसमें आएगा। 3% का आर्किटेक्ट के उसमें केस में आता है, आर्किटेक्ट इंजीनियर के केस में इंट्रोडक्शन नॉर्म्स। जो डेबरीज का है 1% है, राइट। अगर वो खाली है प्रॉपर्टी 30 दिन से ऊपर रहेगी। आपने ये मोटा मोटा ध्यान रखना है, जो मैंने आपको मोटा मोटा ऐसे बताया, कभी कभी क्वेश्चन इसके अंदर से आ जाता है, थ्योरी क्वेश्चन। उसके बाद कुछ एड ऑन कवर्स है जो एस एफ एस पी पॉलिसी के अंदर आप ले सकते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो ले सकते हैं, राइट। तो अब इसमें क्या क्या है कि जो फीस चार्ज बाय आर्किटेक्ट सर्वेयर है, राइट, वो 3% से ऊपर की वो आप कवर कर सकते हैं इसमें। द प्रपोजर कैन ऑप्ट टू सीक टू कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग पेरिल्स expenses at inception or during currency of the policy on payment of additional premium. Cost of removal of debris in excess of 1% claim. Deterioration of stocks in cold storage premises due to power failure, which happens due to an insured peril. Deterioration of stock in cold storage premises due to change in temperature, कि आपका कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया, उसकी वजह से नुकसान हो गया। और फॉरेस्ट फायर्स। इम्पैक्ट डैमेज ड्यू टू इंश्योर्ड ओन रेल, जो भी मान लीजिए सीमेंट फैक्ट्री है और उसमें ट्रेन चला रही है कंपनी अपने नाम से, तो अपनी जो गाड़ी है, अपना ट्रक है, ट्रेन रेन है, रेल है, उसकी वजह से अगर कुछ है उसमें दीवार टूट जाती है, कोई मशीन का नुकसान हो जाता है, फोकलिफ्ट से नुकसान हो जाता है, तो वो भी एड ऑन उसमें कवर कर सकते हैं। स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो वो भी एड ऑन के रूप में कवर कर सकते हैं। ओमिशन टू इंश्योर एडिशंस, ऑल्टरेशन और एक्सटेंशंस, दैट इज this add-on provides protection for additional machinery, plant, building that insured may acquire in future। तो मान लीजिए अब इंश्योरेंस का जो कंपनी है, जो भी इंश्योर्ड कंपनी है, वो इंश्योरेंस कंपनी को बोलती है कि मुझे भविष्य में अगर मैं कोई मशीन खरीदता हूँ, हमारी कंपनी खरीदती है, तो वो भी इसमें कवर हो जाए, या हम फर्दर फ्यूचर में कोई कमरा बनाते हैं तो उसको भी इसमें कवरेज मिल जाए। तो मतलब वो फालतू कवरेज लेते हैं कि फ्यूचर में जब हम मशीनरी खरीदने वाले हैं, उसका भी आप एडवांस में ही इंश्योरेंस कवरेज ले रहे हैं। अर्थक्वेक के ऊपर आप एक्स्ट्रा एड ऑन कवर ले सकते हैं। स्पॉइलेज मटेरियल डैमेज कवर, अगर आपको इसमें है कि डैमेज टू मशीनरी, कंटेनर, इक्विपमेंट इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ रिमूवल ऑफ डेब्रिज एंड क्लीनिंग, तो अगर इस तरह का कोई आपको कवरेज चाहिए, वो भी आप एड ऑन ले सकते हैं। लीकेज एंड कंटेमिनेशन कवर, ये भी आप एज ए एड ऑन एसएफएसपी पॉलिसी के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद लॉस ऑफ रेंट क्लॉज डलवा सकते हैं उसके अंदर, एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। इंश्योरेंस ऑफ एडिशनल एक्सपेंस ऑफ रेंट फॉर एन ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन, स्टार्टअप एक्सपेंसेस एंड टेररिज्म, तो ये सारे आप इसमें से एडिशनल पेमेंट करके कवर कर सकते हैं। तो धन्यवाद आपका एक बार फिर से सेशन नंबर 3 ध्यान से सुनने के लिए। इसके अंदर मेनली हमारा जो था टाइप्स ऑफ पॉलिसीज के ऊपर फोकस था हमारा, क्योंकि उसमें केस स्टडी में क्वेश्चन आ जाता है। और जो हमने आपको फायर इंश्योरेंस और एसपीएफएफ के अंदर जो कीवर्ड बताए हैं, उनको आप ध्यान रखिए। को प्रैक्टिस करने के लिए जो हमने एमसीक्यूज का लिंक डाल रखा है नीचे, वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। और जल्दी ही मिलते हैं सेशन नंबर 4 में। थैंक यू।